हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं क्लास 11th के सिलेबस में आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। और लास्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक कराया गया था। टॉपिक का नाम था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। और इस टॉपिक में आपको ये बताया था कि जब आपके पास एक स्प्रिंग इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह से हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग रखा है और एक रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग को एक एंड यहाँ पर फिक्स किया गया है, दूसरा एंड एक मास से अटैच किया है। और इस मास को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच करने में हमें वर्क करना पड़ता है और वो वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और वो उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, जो हमने आपको डिराइव करके दिखाया था। ये पूरा प्रोसीजर आपको डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दिया था, ये एग्जाम में आने का चांस भी होता है। लेकिन आपको ये कहा था कि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाएंगे, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस बारे में है वो मैं आपको शो करता हूं। यहां पर ये जो डायग्राम है ये आपका एक स्टिल डायग्राम है जो मूव नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूं कि रियलिटी में ये स्प्रिंग का मूवमेंट कैसे होता है। जब आप ये रियलिटी वाला मूवमेंट समझ जाएंगे तब आपको इसका ग्राफ जो है वो समझने में बहुत आसानी होगी। खाली ग्राफ देखकर बच्चे उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको हम दिखाते हैं एक इस स्प्रिंग का प्रैक्टिकल मोशन कैसे होता है। तो अब आपके सामने एक एनिमेशन आएगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली ये एम मास जो टाइड स्प्रिंग है वो कैसे मूव करेगा वो दिखाया जाएगा। चलते हैं उस एनिमेशन की तरफ। तो ये आपके सामने एक एनिमेटेड वर्जन में आपको दिख रहा है कि ये स्प्रिंग कैसे मूव करता है। ये आपका वो रिजिड सपोर्ट है जिससे स्प्रिंग टाइड था। अभी आपको उसका वैसा वाला डायग्राम भी दिखाया था और पिछले टर्न पर तो क्लियरली एक्सप्लेन किया था। ये वो स्प्रिंग है, और जब ये जो आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स है ये O पॉइंट पर होता है तब ये अनस्ट्रेच्ड है। आपने उसको स्ट्रेच करने के लिए कोई वर्क नहीं किया और O पॉइंट पर इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको O पॉइंट से स्ट्रेच करके इस A पॉइंट तक ले जाते हैं, इसे O से राइट साइड में होने की वजह से +A कहा गया है, तो आपको इसे स्ट्रेच करना पड़ता है। एक फोर्स लगा के उस फोर्स से वर्क होता है, वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे आप इसे छोड़ते हो, इसे छोड़ते ही ये वापस भागता है क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है काइनेटिक एनर्जी में। और जब तक ये O पॉइंट तक पहुंचता है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और उसकी वजह से उसमें इस बॉक्स में वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी आ जाने की वजह से उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है। तो जब वो A पॉइंट से O पॉइंट तक वापस पहुंचता है तो उस वेलोसिटी की वजह से वो मोशन में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से स्प्रिंग दबता है। अब स्प्रिंग को दबाने में भी वर्क करना पड़ता है, वो वर्क करने में इस ब्लॉक की एनर्जी खर्च होने लगती है, और काइनेटिक एनर्जी खर्च होते 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 जब तक ये -A पर पहुंचता है वो सारी की सारी एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। +A पर उसके अंदर खींचने की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई थी, स्ट्रेचिंग की वजह से। वापस जाके O पॉइंट पर वो रुका नहीं है, उसने स्प्रिंग को ओरिजिनल लेंथ से दबा दिया है और
माइनस ए तक आते आते उसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जब ये यहाँ तक दब जाता है तो फिर वही पोटेंशियल एनर्जी वापस वर्क करती है, फिर वो उसे वापस भगाती है। अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस कंसीडर किया जाए तो एक बारी खींचकर ओ से ए तक ले जाने पर, प्लस ए तक ले जाने पर, और फिर छोड़ दिया जाए इस बॉक्स को या ब्लॉक को, तो ये वापस आके ओ पॉइंट तक आता है, लेकिन आगे बढ़ के फिर माइनस ए तक चला जाता है। फिर स्प्रिंग, जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसके अंदर फिर से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वर्क की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस धक्का देती है। फिर वो यहाँ तक पहुँचता है, वो पोटेंशियल से वापस ओ तक आते आते सारी काइनेटिक में बदल जाती है, और फिर काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ते बढ़ते फिर से पोटेंशियल। यानी अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लिया जाए तो एक बारी खींचे जाने के बाद, और ये स्प्रिंग भी परफेक्टली इलास्टिक माना जाए, वैसे तो एक बारी खींचे जाने के बाद 2-4 बार स्लाइड होके ये अपने आप ही रुक जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा माना जाए कि फ्रिक्शन नहीं है तो एक बारी खींचे जाने के बाद ये काफ़ी देर तक प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऐसे स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होता रहेगा, और प्लस ए और माइनस ए इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर उसके अंदर रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, और ओ पॉइंट पर उसके अंदर रहेगी काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ पोटेंशियल ओ प्लस ए और माइनस ए पर, और सिर्फ काइनेटिक, और जो प्लस ए पर पोटेंशियल है वही यहाँ पर आकर सारी की सारी काइनेटिक में बदल जाएगी, फिर से इधर जाने पर पोटेंशियल में बदल जाएगी, फिर से इधर आने पर काइनेटिक, और फिर से इधर पोटेंशियल, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब ये मोशन आप अच्छी तरह देखकर समझ लें और इसे ध्यान रखें, क्योंकि अब ये एनिमेटेड लेक्चर आपके सामने से हटेगा और फिर आपको बस इसे रिकॉल करना है और आपको दिखाया जाएगा कि इस मोशन का ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। कल जो आपको मैंने एक स्टडी डायग्राम दिखाया था वो इसी कंडीशन का स्टडी डायग्राम था। ग्राफ को समझने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि ओ इस ब्लॉक की मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से आप इसको स्ट्रेच करके जब ए पॉइंट तक ले जाते हैं, प्लस ए तक, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है खींचने में किया गया सारा वर्क। छोड़ते ही वो पोटेंशियल से काइनेटिक, फिर दोबारा से यहाँ पर आकर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, और फिर पोटेंशियल, इसी फॉर्म में ऐसा होता रहता है। यही बात अगर आप पेंडुलम के केस में देखें तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। पेंडुलम जो एक रस्सी से बंधा हुआ एक ऑब्जेक्ट गोल सा बॉल जैसा होता है, बच्चों ने देखा होगा पेंडुलम कैसा होता है, सिंपल पेंडुलम। उसको भी बीच सेंटर पॉइंट से कहीं पर लेफ्ट या राइट अगर आप हाथ से पकड़ कर ले जाते हो तो छोड़ने पर वो वापस तो आता है, लेकिन अपने मिडिल पॉइंट जिसको मीन पोजीशन कहते हैं वहाँ रुकता नहीं, आगे बढ़ जाता है, फिर थोड़ी दूर तक आगे जाकर फिर वापस आता है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेशंस करता रहता है। तो उसकी भी एनर्जी इसी तरह पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में बदलती रहती है। अब बच्चों को दिखाते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद अब आपके पास ये रिकॉर्डेड है, इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो ये आपके पास आ चुका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये ओ पॉइंट है और ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका माइनस ए, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा प्लस ए। और ये जो ब्लू कलर से कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर V लिखा है। V यहां सिंबल कहा गया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। और ये जो रेड कलर से आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर वाला कर्व K
जो उसकी काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस पर आपको उस ब्लॉक की पोजीशन दिखाई गई है कि सेंटर से वो प्लस ए तक आता है और फिर सेंटर से माइनस ए तक आता है। ये उसकी सेंटर पोजीशन थी, मीन पोजीशन भी बोलते हैं जिसको। पेंडुलम के लिए भी सेम टू सेम ग्राफ बनेगा। और जहां तक वो मैक्सिमम जा रहा है राइट साइड में वो प्लस ए, और फिर लेफ्ट साइड में मीन पोजीशन के जहां तक वो कंप्रेस होता है वो माइनस ए, जो भी अभी आपने एनिमेटेड वीडियो में देखा। तो अब आप गौर से देखो, ब्लू कर्व को समझें पहले। इस ब्लू कर्व में ओ पॉइंट से जैसे वो ए तक जा रहा है, प्लस ए तक, तो देखो ये चीज ऊपर जा रही है, और इस वाई एक्सिस पर क्या चीज शो की गई है? एनर्जी। तो एनर्जी इस जगह जीरो है जब वो मीन पोजीशन पर है, लेकिन जैसे जैसे वो ए की तरफ बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, वो मैक्सिमम हो गई। जब वो वापस ए से आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर वापस यहां पर जीरो हो गई, और फिर माइनस ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ गई और मैक्सिमम हो गई। और जो रेड आपका कर्व दिख रहा है आपको, वो काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। काइनेटिक एनर्जी 0 पॉइंट पर यहां देखो सबसे ज्यादा है, मीन पोजीशन पर। लेकिन जैसे जैसे मीन पोजीशन से वो ए की तरफ बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, और ए पॉइंट पर उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 बिल्कुल खत्म हो गई है, सारी की सारी बदल गई है काहे में? पोटेंशियल में। और फिर वापस ए से वो 0 तक आता है तो काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ती जाती है और मैक्सिमम हो जाती है मीन पोजीशन पर। यानी आप अगर स्प्रिंग कहें या पेंडुलम कहें, डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं बच्चों को। पेंडुलम के केस में भी ऐसा होता है, यह आपका किसी रिजिड सपोर्ट से पेंडुलम को हैंग किया गया, अगर ये उसका मीन पोजीशन है, पेंडुलम को आप यहां तक ले जाते हो और फिर छोड़ने पर वो वापस आता आता ये प्लस ए कह सकते हो और आप ये माइनस ए कह सकते हो। आप इस पेंडुलम को पकड़कर यहाँ ले गए, जो आपने मूव कराने में, यहाँ तक ले जाने में वर्क किया, यहाँ उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी, जो सबसे ज्यादा है। अब ये रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे ए से वो 0 तक आएगा, यहाँ पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक में, और फिर वो वापस ऊपर जाएगा माइनस ए तक, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी फिर से बदल जाएगी पोटेंशियल में। इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो हर इस तरह के मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करती हुई बॉडी के लिए ये ग्राफ आपको याद रखना है, आगे भी बहुत काम आएगा। ये उस मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बस पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जिसे हमने यहाँ v से डिनोट किया है, आप u से भी कर सकते हो, हाफ kx स्क्वायर है, और a पॉइंट तक ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ k स्क्वायर। ये उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों तरफ, प्लस ए और माइनस ए। स्क्वायर होने की वजह से माइनस ए पर भी और प्लस ए पर भी सेम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, कन्वर्जन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ आपके नोट्स में भी बना है। जब आपको ये डेरिवेशन करने के लिए आता है स्प्रिंग वाला, तब आपको एक ग्राफ जरूर ड्रॉ करके आना है, एग्जाम में भी मार्क्स काट लेते हैं टीचर वरना। तो यहां पर हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आपको यूनिट पढ़ा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, तो एनर्जी वर्क भी आपको करा दिया, एनर्जी यहां पर कंप्लीट होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी इन्हीं दो टॉपिक्स में कंप्लीट हो गया। अब हम अपने
अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है पावर। तो चलते हैं पावर सीखने के लिए। तो यह है आपके सामने आज का नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, टॉपिक का नाम है पावर। पावर के लिए पहले पावर का डेफिनेशन क्या होता है। पावर, पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। रेट ऑफ वर्क डन में वर्क या एनर्जी बोला गया है। रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड एक ही बात है, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही बात है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। पहले दिन बच्चों को समझाया था कि किसी बॉडी में जितना एनर्जी होता है वो उतना ही वर्क करती है। 10 जूल एनर्जी है तो 10 जूल वर्क करेगा, या कोई बॉडी 10 जूल वर्क कर रहा है तो उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए। रेट का मतलब क्या है वो मतलब आपको यहां से पता चलेगा। रेट का मतलब वो जो वर्क हो रहा है या जो वो एनर्जी सप्लाई हो रही है, दोनों एक ही बात है, वो कितने टाइम में हो रही है। यानी पावर के लिए अगर आप रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड कहते हैं तो उसका मीनिंग है कितना वर्क कितने टाइम में हो रहा है, या कितनी एनर्जी। वर्क और एनर्जी तो मैंने बोला एक ही बात है। कितनी एनर्जी कितने टाइम में सप्लाई हो रही है। अगर आपने वर्क या एनर्जी को उस टाइम से डिवाइड कर दिया जिस टाइम में वो वर्क हो रहा है या वो एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो उसे उस बॉडी का पावर कहा जाएगा। तो इससे आपको पावर का फॉर्मूला भी पता चल गया। वर्क या एनर्जी निकालने के फॉर्मूले आपको सिखाए जा चुके हैं काफी अलग अलग तरीके से। बस आपको वो जो वर्क या एनर्जी आप फाइंड आउट करेंगे उसे उस टाइम से डिवाइड करना है। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन या टोटल एनर्जी सप्लाइड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके बाद पावर के बारे में अगली जानकारी ये है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। रीजन आप देख ही रहे हो, वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। दो स्केलर को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करके स्केलर क्वांटिटी ही आती है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वर्क या एनर्जी दोनों ही स्केलर है, टाइम तो स्केलर है। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बात करते हैं पावर की यूनिट की। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो वॉट होता है। जेम्स वॉट के नाम पर है। और जब कोई पावर या किसी भी चीज की यूनिट रखी जाती है तो उसे डिफाइन भी किया जाता है। तो जब हम जैसे न्यूटन रखते हैं फोर्स का यूनिट तो आपको डिफाइन करवाया था, जूल रखा था वर्क का यूनिट तो आपको डिफाइन करवाया था, ऐसे ही वॉट रखा है पावर का यूनिट तो आपको डिफाइन करवाते हैं। इसी फॉर्मूले से डिफाइन होगा। पावर की जगह अगर आप 1 वॉट रख रहे हो तो वर्क या एनर्जी जो भी होगा उसकी जगह 1 जूल रखना पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। और टाइम की जगह 1 सेकेंड। तो आपकी डेफिनेशन बन गई 1 वॉट की। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, यहाँ आप ऐसा भी कह सकते हो इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड, क्योंकि 1 जूल एनर्जी सप्लाइड होगी तभी 1 जूल वर्क होगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टाइम ऑफ 1 सेकेंड, 1 जूल वर्क होता है कितने टाइम में, 1 सेकेंड के टाइम में, देन द पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वॉट। तो उस बॉडी की पावर 1 वॉट कहलाती है। अब ये जानकारी तो यहाँ पर आपको दे दी गई डिटेल में, लेकिन ये जानकारी काफी बच्चों को इससे पहले किसी न किसी क्लास में जरूर पहले भी दी गई होगी। हमने आपको दोबारा डिटेल में बता दिया। पावर फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपने वर्क या एनर्जी फाइंड आउट कर रखी है उसके तरीके आपको बता रखे हैं, उसे सिर्फ उस टाइम से डिवाइड कर देना जितने टाइम में वो वर्क या एनर्जी हुआ है, वर्क हुआ है या एनर्जी सप्लाई हुई है। फॉर्मूला आपके पास आ गया है, फॉर्मूले से आपके पास यूनिट भी आ गई है, यूनिट का डेफिनेशन भी आ गया है। 1 जूल वर्क या 1 जूल एनर्जी सप्लाई हुई 1 सेकेंड में तो पावर 1 वॉट कही जाएगी। अब जो चीज यहां पर इस क्लास में आपको मेनली पढ़नी है वो पढ़नी है ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं।
ये जो नया टर्म आपको पढ़ना है उसका नाम है इंस्टेंटेनियस पावर। ये एक नया फॉर्मूला आपको सिखाया जा रहा है। इंस्टेंटेनियस वर्ड आप पहले सीख चुके हो। कहां सीख चुके हो? आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखा है, साइड में लिख देता हूं, वेलोसिटी निकालना सीखा था। वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला x अपॉन टी होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने सीखा था dx बाई dt। फिर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सीखा dv बाई dt। और इंस्टेंटेनियस वर्ड के लिए मैंने बच्चों को डेफिनेशन या मीनिंग भी बताया था, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जो चीज होती है उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं, बहुत छोटे से इंटरवल या बहुत छोटे से पल के लिए। तो वैसे वेलोसिटी x बाई टी होता था, लेकिन इंस्टेंटेनियस हो जाता है dx बाई dt। काइनेमेटिक्स में बहुत डिटेल में कराया गया। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता था, लेकिन इंस्टेंटेनियस हो जाता है dv बाई dt। तो अगर बच्चों से पावर का फॉर्मूला w बाई टी पूछा गया है, बताया गया है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आपको जान लेना चाहिए ऑटोमेटिकली। मैं 10 सेकेंड रुक रहा हूं। बच्चे इस वीडियो को देखते हुए, इस लेक्चर को देखते हुए खुद से एक बार खुद को ही बताएं, क्योंकि अभी हम आमने सामने नहीं है। तो अगर पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सबने बोल दिया? किसने सही बोला किसने गलत, अब पता चलेगा। तो जिसने सही बोला वो अपने आप को, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस, शाबाशी, ये सब कुछ कर लें। जिन्होंने नहीं बोला उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन सिंपल लॉजिकल सिमिलरली टाइप है कि वेलोसिटी अगर x बाई टी होता था तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था तो इंस्टेंटेनियस dv बाई dt है। इसी तरह पावर अगर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है तो इंस्टेंटेनियस पावर dw बाई dt होगा। थोड़ा सा छोटे इंटरवल के लिए तो निकालते हैं। और फिर आपको dw निकालना सिखाया गया है। वेयर dw मालूम क्या होता है? ये आपको इसी चैप्टर में निकालना सिखाया गया है। ये अलग कर दिया है मैंने जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तो dw f डॉट ds है। ये आप इसी क्लास, मतलब इसी क्लास के इसी चैप्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में देख सकते हो। बहुत बार यूज किया गया है ये काइनेटिक एनर्जी वगैरह फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर dw की जगह लिखा जाएगा f डॉट ds। dw की जगह आपने f डॉट ds लिख दिया। डिनोमिनेटर में dt एज इट इज है, और करके आप इंस्टेंटेनियस पावर को f डॉट ds अपॉन dt लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया है, बस ds को dt के साथ रख लिया है, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया है। मल्टीप्लाई में आप इन दोनों में से किसी के भी नीचे रख सकते हो। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता तो दोनों के नीचे लाना पड़ता है इसको। और इंस्टेंटेनियस पावर आपकी क्या बन जाएगी? यहां f तो एज इट इज रहेगा, डॉट भी ऐसे ही रहेगा। ये ds बाई dt, ये देखो, जब आप डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करते थे तो dx बाई dt v आता था। अब इस चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट नहीं कर रहे, हम डिस्प्लेसमेंट को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, पूरे डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर रहे हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds होगा। तो ds बाई dt होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला वही है, बस सिंबल x की जगह s आ गया है, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में
डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते आए हैं। तो ये आपका जो फॉर्मूला बना है ये आपने इससे पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ा। वहां पर पावर का फॉर्मूला जरूर था, ये जो आपने पढ़ रखा है रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन या एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम टेकन, ये पूरे किसी बड़े इंटरवल का टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम था, जिसे पूरे इंटरवल का एवरेज पावर भी कह सकते हैं। खाली पावर कहो उसका मतलब अंडरस्टूड है एवरेज पावर फॉर द कंप्लीट इंटरवल, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन इस पूरे इंटरवल में कहीं पर बीच में एक छोटे से ड्यूरेशन के दौरान, पूरे इंटरवल में किसी छोटे से ड्यूरेशन के दौरान अगर पावर निकालना हो तो उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहा जाएगा। और वो निकालने के लिए आपके पास एक नया फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला? द इंस्टेंटेनियस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसलिए आप इंस्टेंटेनियस पावर को एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस आना चाहिए। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पावर के बारे में पहले ही कहा गया है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए वो क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। तो जब आप ऐसे निकाल रहे हो तो वेक्टर के फॉर्म में है वो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से स्केलर आ रहा है, और यहां तो स्केलर है ही वो, वर्क और टाइम। तो ये वाली एक ऐसी चीज थी जो आपको इस क्लास में नई सिखाई गई है पावर के बारे में, इस पूरी 11th क्लास में। और इससे ज्यादा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है। और ये जो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन वाला केस था ये तो पहले से जानते ही हैं, और इसको तो एक बार हमने बस जस्ट रिवाइज किया है। जिसने पहली बार देखा है वो भी ढंग से सीख गए हैं, क्योंकि इससे पहले और कुछ है ही नहीं। वर्क और एनर्जी आप इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हो। बस जितना वर्क या जितनी एनर्जी खर्च हुई, जितना वर्क हुआ उसके लिए उतनी एनर्जी खर्च हुई है, उसे उस टाइम से डिवाइड करना है जितने टाइम में ये काम हुआ। तो आपकी पूरे इंटरवल की पावर निकल गई। स्केलर है, एसआई यूनिट वॉट है, वॉट की डेफिनेशन भी आ गई अगर 1 जूल वर्क होगा 1 सेकेंड में। आपने जो नया चीज सीखा वो है इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बनाने के लिए आपने इसी एवरेज पावर का इंस्टेंटेनियस वर्जन किया। तो स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल टाइम टेकन, जब भी कोई चीज इंस्टेंटेनियस होती है स्मॉल चेंज करते हैं, और स्मॉल के लिए किसी भी क्वांटिटी का स्मॉल अमाउंट निकालने के लिए स्मॉल डी लगा देते हैं। तो आपने पावर का फॉर्मूला dw/dt बनाया। dw का फॉर्मूला आप जानते हो, इसी चैप्टर में सीखा है, f.ds होता है, वो आपने रखा। और ds/dt को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं। तो पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में in भी लिख सकते हैं, जिससे ये स्पेसिफाई हो जाता है कि ये कौन सी पावर की बात की जा रही है, इंस्टेंटेनियस की। तो कई जगह पर बुक्स वगैरह में भी इंस्टेंटेनियस पावर को Pin से डिनोट किया गया। अब यहां पर इस लेक्चर के साथ, या इस कहना चाहिए इस टॉपिक के साथ, आपका वर्क एनर्जी पावर के तीनों टर्म्स, वर्क क्या होता है पूरा डिटेल में, एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से टाइप की आपने पढ़नी है, उनके फॉर्मूले डिराइव, काइनेटिक पोटेंशियल वगैरह, इलास्टिक पोटेंशियल, सब जितना आपके इस चैप्टर वाले सिलेबस में है वो सब कर लिया है हमने। पावर के बारे में यही फाइनल चीज है। अब जो टॉपिक इस यूनिट में, और कहना चाहिए इस चैप्टर में बचा है, वो एक छोटा टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है जिसके 3-4 पार्ट्स हैं। तो छोटा वाला टॉपिक मैं बच्चों को आज ही अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये छोटा सा टॉपिक पूरे फिजिक्स में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, और मॉडर्न फिजिक्स के सबसे महान साइंटिस्ट
की खोज है, ये डिस्कवरी है, और इस खोज की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। अगर बच्चों ने अंदाजा लगा लिया हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस वजह से हुआ है, तो वो है न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं, उसके वजह से। आज तक का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब, जिसे अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, वो गिराया था। उससे ज्यादा लोग एक साथ कुछ सेकंडों में कभी नहीं मरे, और उस समय मरने के साथ साथ वो डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा है कि उस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से उनके आगे की जनरेशन्स में भी खराबियां आ गई, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन्स भी अफेक्ट हुई। ये जो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर ये एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की खोज थी, जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट खोज मानी जाती है मॉडर्न फिजिक्स के टाइम पर। इसका नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। वो हम आपको पढ़ा देते हैं, एक छोटा सा टॉपिक, बस उसके बाद फिर आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बड़ा वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं उस छोटे से टॉपिक की तरफ। तो ये है आपके सामने वो नेक्स्ट टॉपिक, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको इंट्रोडक्शन भी दिया। इस टॉपिक के मुताबिक, इस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब तक आपको ये समझाया गया था कि एनर्जी आपको 2 तरीके से मिलती है। या तो एक बॉडी कोई वर्क करने वाला हो, जिसने वर्क किया, उसकी एनर्जी खर्च होकर उस बॉडी में चली गई जिसके ऊपर वर्क किया, या फिर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह पता लगाया कि हमें मास से भी एनर्जी मिल सकती है। उन्होंने पता लगाया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ऐसा नेचुरली हो रहा है एक एटम के अंदर। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, और उस पूरे न्यूक्लियॉन्स को जिस एनर्जी ने बाइंड करके रखा हुआ है कि वो स्कैटर नहीं हो पाते, वो एनर्जी मास से ही कन्वर्ट होकर बनी है, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, और वो दुनिया की सबसे ताकतवर एनर्जी है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। न्यूक्लियस में ये काम अपने आप एक तरह से ऑलरेडी हुआ है। नेचर अपने आप हुआ मतलब नेचुरली, हर अपने आप होने वाला फिनोमिनन नेचुरल फिनोमिनन होता है। जैसे बारिश करने के लिए हमें पानी लेके ऊपर नहीं जाना पड़ता, पानी खुद ही भाप बनता है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, बारिश होता है। चीजें अपने आप नेचुरल फिनोमिनन की वजह से, अपने आप का मतलब ही नेचुरल फिनोमिनन है। तो न्यूक्लियस के अंदर ऑटोमेटिकली एक फिनोमिनन की वजह से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। उसी ने उस न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखा है, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, जिसका 2 पर्पज के तरह 2 पर्पज में यूज होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये न्यूक्लियर एनर्जी ही न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली वगैरह बनाने के काम आती है। और यही न्यूक्लियर एनर्जी अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी का पता एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब लगाया, फिर उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया, तो न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर बने। दुनिया का हर जो भी मशीन, डिवाइस या प्रोसेस इन्वेंट होता है, वो किसी नेचुरल फिनोमिनन से ही इंस्पायर होता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक नेचुरल फिनोमिनन, कोई नेचुरल फिनोमिनन की डिस्कवरी होती है। अब ये कैसे पता चलता है कि कितने मास से कितनी एनर्जी बनेगी?
उसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूले की खोज की थी। ये फॉर्मूला आपने बहुत सारी जगह फिजिक्स की या एनर्जी की पहचान के तौर पे लिखा देखा होगा, काफ़ी बुक कवर्स पे छपा देखा होगा। ये मॉडर्न फिजिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। डिस्कवरी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नेचुरल फिनोमिनॉन था, कितने मास से कितनी एनर्जी बनेगी। बाद में उन्होंने इसको आर्टिफिशियली भी बनाया। कैसे पता चलता है कितने मास से कितनी एनर्जी बनेगी? जितना भी मास है m यहाँ रखें और c से मल्टीप्लाई करें, c के स्क्वायर से। ये c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको पता लगाना है कि कितने केजी मास से कितनी एनर्जी बनती है, तो आप उस मास को m की जगह रखें और c की जगह स्पीड ऑफ लाइट रखें और उसका स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी कि कितने जूल एनर्जी बनेगी। ये सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड से आप बस पता लगा सकते हो, हाउ मच एनर्जी विल यू गेट व्हेन अ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लिखा है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इससे पहले तक लोग जानते थे एनर्जी को ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह पता लगाया। और कैसे पता लगाया? उन्होंने न्यूक्लियस में फिनोमेनन ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो कहाँ से आई? वो इन न्यूक्लियॉन्स में से ही कुछ न्यूक्लियॉन्स का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ऑटोमेटिक नेचुरल फिनोमेनन। उस एनर्जी को उन्होंने फिर आर्टिफिशियली क्रिएट करा और सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे, वही न्यूक्लियर बॉम्ब बना है। आम इंसान तो वो प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे होता है नहीं जानता, वो तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जानते हैं। बस उस न्यूक्लियर एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव पर्पस भी आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में वो एनर्जी यूज होती है तो बिजली वगैरह बनती है, और न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होती है तो डिस्ट्रक्शन होता है, जो मैंने अभी आपको जापान का एग्जाम्पल बताया। और आज भी कहीं वॉर होता है तो कोरिया वोरिया अमेरिका वगैरह कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बॉम्ब फेंकने से बहुत बड़ा हिस्सा उस टाइम तो बर्बाद हो ही जाएगा, मर जाएंगे लोग, लेकिन आगे वाली जनरेशंस तक, कई जनरेशंस तक उसका इफेक्ट रहेगा। वो रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है। तो खैर, हमारा जो कहानी है वो यहीं तक है अभी फिलहाल। आपके छोटी क्लास के सिलेबस में 11th बिल्कुल छोटी क्लास मानी जाती है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में स्टडी करने के तौर पे। आपको बस ये जानकारी फिलहाल सिर्फ इतनी लेनी है कि अगर आपको किसी मास से कितनी एनर्जी मिलेगी ये पता लगाना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मास आप केजी में लोगे, सी हमेशा ये वैल्यू लेंगे जिसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, उसका स्क्वायर मीटर पर सेकंड में लेना है और स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितने जूल एनर्जी मिलती है कितने मास से, ये आपको थ्योरेटिकली पता चल जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल भी बेस्ड आया तो वो आपको ये मास उस क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या कितने मास से कन्वर्ट होने वाली एनर्जी आपसे पूछी गई है। तो मास केजीज में रख के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी एनर्जी आ जाएगी। इस रिलेशन को मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। मास एनर्जी इसलिए कि मास से एनर्जी बनाया, और इक्विवेलेंस मतलब इक्वल टू करके ये बताया कि कितने मास से कितनी एनर्जी बनी। और ये लाइन आपने फिर से एक बार पढ़ लेनी है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की डिस्कवरी थी, खोज। उसने बनाया नहीं बल्कि खोज करके पता लगाया कि ऐसा नेचर में हो रहा है। कहाँ? एटम के न्यूक्लियस में। और वो जो एनर्जी उससे मिलती है मास से, एटम के न्यूक्लियस को मिली है जैसी, वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर एनर्जी है, जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। और उन्होंने थ्योरेटिकली भी फॉर्मूले से भी पता लगाया और फिर प्रैक्टिकली करके, और फिर उसी प्रैक्टिकल की वजह से आगे ये डिवाइसेस बने जिसका नाम न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर एनर्जी का पूरे वर्ल्ड में सबको पता चला। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने डेथ के समय इस बात का बहुत बड़ा दुख था कि उन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन या डिस्कवरी की है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला।
उसका मिसयूज हुआ। जब उन्होंने एक डिस्कवर किया था तब तक उन्हें पता नहीं था कि इसका इतना बड़ा मिसयूज भी हो जाएगा। खैर, इसी के साथ हमारा वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक नहीं, मतलब चैप्टर नहीं, लेकिन वर्क एनर्जी पावर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। एक जो टॉपिक आपका बचा है जिसके कई पार्ट्स हैं और काफी बड़ा टॉपिक है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है, उस टॉपिक का नाम है कोलिजन्स। बस इस यूनिट का, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में शुरू किया जाएगा। वर्क एनर्जी पावर कॉन्सेप्ट तक के पोर्शन आपको सारा पढ़ा दिया गया, बट कोलिजन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 11th के एंट्रेंस एग्जाम के में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और पूरे मैकेनिक्स या डायनेमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की फिनिशिंग कंप्लीशन की तरफ। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी कोलिजन्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।